Arthat is brought to you by Coin DCX Go. Download the app now. इस पैलेस की तरह हमारे पास 4 और पैलेस हैं। वो विलेज, वो भी हमने ले लिया है। वो हिल, वो भी हमारा ही है। वो सब तो ठीक है, पर बिटकॉइन लिया क्या? कॉइन DCX Go डाउनलोड करो, 100 रुपए का फ्री बिटकॉइन एंजॉय करो। सोचो मत, डाउनलोड करो। कुछ लकी विनर्स जीत सकते हैं पूरा 1 बिटकॉइन। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है, साथ में फ्रेम में है अंशुमान जी। ये है अर्थात। अंशुमान जी, अर्थात में बहुत सारी चीज़ों पर फोकस रहता है इस बार, और पिछले 4-5 एपिसोड से अर्थात के हम लोग काफ़ी ज़्यादा इकॉनमी को, खासकर हेल्थ केयर स्ट्रक्चर के आसपास जो इकॉनमी पसरी हुई है उसको बहुत ध्यान से देख रहे हैं। हाँ, और आज के अर्थात में बात थोड़ी सी आगे जा रही है। अंशुमान जी, लगातार हमारी कोशिश ये है कि अर्थव्यवस्था से ज्यादा जो हेल्थ केयर की पॉलिसीज हैं, जो हेल्थ की समस्या, क्योंकि भारत ने ऐसी महामारी कभी नहीं देखी। अगर आप देखें तो स्पेनिश फ्लू की तुलना में जो कि 1914-1918 के आसपास था, उसके बाद ऐसी महामारी नहीं देखी। तो हमें गहराई से जमीन के करीब जाकर उन सारी चीजों को हम समझने की कोशिश अर्थात में कर रहे हैं, जिसके कारण हमारी दशा बनी है, जिसके कारण इतनी बुरी हालत हुई है, जिसके कारण मौतों की संख्या इतनी बड़ी है। और इसीलिए हमने क्रमशः उसे एक एक पहलू को करीब से समझने की कोशिश की है। ओके। तो अंशुमान जी, पिछले अर्थात पे हमने डिस्कशन किया था कि जो इलेक्शन है और इलेक्शन के आंकड़े और कोविड के आंकड़े, जनता उसको साथ में देख रही होगी, उस दोनों चीज को स्क्रीन पर एक साथ फ्लैश करता हुआ देख रही होगी 2 मई को, तो उसको लगा होगा कि साहब कहाँ हैं हम। उसको अपनी स्थिति के बारे में बहुत होता है ना, अपने आप को एक बड़े फलक पे रख के देखना, तो उसको अपने बारे में समझ में आएगा कि हम कहाँ टिकते हैं इसमें, और उसने वहां सर अपने आप को आंकने की कोशिश की होगी। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं शायद? हाँ, पिछले अर्थात आप पे बहुत अनोखी और बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं आई, बहुत सारे लोगों के फोन आए, बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रियाएं। मुझे थोड़ा सा किंचित संकोच था इस विषय पर लिखते हुए, क्योंकि ये विषय पूरी तरह इकोनॉमी से संबंधित नहीं है, पर हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। और आमतौर पर राजनीति पर टिप्पणी करने वाले लोग इसे इस तरह से नहीं देखते हैं, क्योंकि हम इतने ज्यादा चुनावी ऑब्सेशन में रहते हैं, हम इतने राजनीतिक ऑब्सेशन में हैं कि हम राजनीति से बाहर खड़े होकर, दूर खड़े होकर, एपॉलिटिकल होकर चीजों को देख नहीं पाते। हमारे दिमाग इस तरह से बदल दिए गए हैं कि हम सिर्फ राजनीति के खांचे में, झंडे के नीचे खड़े होकर, विचारधारा की छाया में खड़े होकर ही देश को देख पाते हैं। तो हमारी ये कोशिश थी और उस पर बहुत उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाएं आई। बहुत सारे लोगों ने इस चीज को स्वीकार किया कि ये बात समझना और लिखना जरूरी है कि भारतीय चुनाव क्यों फेल हो रहे हैं, और चुनावों से जो निकलने वाली सरकारें हैं, या चुनावों से निकलने वाली जो व्यवस्था है जिसके लिए हम वोट देते हैं, वो एकदम वैसी ही मिलती है जैसी पिछली बार होती है, और हर बार उससे ज्यादा खराब हो जाती है। हर चुनाव के बाद जो हमें सरकार मिलती है वो पिछली सरकार से ज्यादा खराब होती है, वो पिछली सरकार से कई व्यवस्थाओं में कमजोर हो जाती। ऐसा क्यों है? तो इस पर बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया आई। तो मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने उसे पढ़ा, देखा, प्रतिक्रिया की, टिप्पणी की। आज भी बहुत सारे लोग उस पर टिप्पणियां कर रहे हैं, मुझे मैसेज भेज रहे हैं और सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, इस पर बहुत बहुत आभार इसका। जरूर। और उस पर कई सारे सवाल आए हैं अंशुमान जी, तो कुछ सवाल और कुछ सुझाव, अब तो लोग सुझाव भी देते हैं कि सर क्या देखिए, क्या पढ़िए टाइप वाले सवाल सुझाव आते हैं, वो सब भी हैं। क्रिप्टो को लेकर एक सवाल है जिस पर हम लोग थोड़ी सी विस्तार से चर्चा करेंगे। क्रिप्टो को लेकर काफी बज़ बना हुआ है इन दिनों, तो उसको लेकर एक सवाल है जिस पर हम बातचीत करेंगे एपिसोड के इस पूरी अर्थात की बातचीत के आखिर में। आगे बढ़े अर्थात पर, उससे पहले इंडिया टुडे हिंदी का इस बातचीत को रिकॉर्ड करने के पहले आप बता रहे थे कोविड की 2nd वेव के एंड पर थोड़ी प्रोजेक्शंस के साथ आप वो अंक ला रहे हैं। इस बार हमें समझने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया भर के विशेषज्ञ जो मॉडलर हैं, जो पब्लिक हेल्थ पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, वो क्या कह रहे हैं। भारत की 2nd वेव कहाँ जाकर खत्म होगी, कब इस 2nd वेव की पीक आएगी, उस पीक के बाद हम कहाँ होंगे, क्या 3rd वेव की भी संभावना है। इस पर जो अलग अलग प्रोजेक्शन आ रहे हैं, मतलब ये जो अंधी टनल है जिसमें सिवा त्रासदी, मौत, दुख और बीमारी है, इसका अंत कहाँ होने वाला है, ये कब खत्म हो रही है फिलहाल 2nd वेव को लेकर। और चूंकि 2nd वेव की स्पाइक बहुत तेज थी, बहुत तेजी से आई थी, तो क्या उतनी तेजी से उतरेगी?
हमने उसे समझने की कोशिश की और जब तक ये खत्म होगी तब तक क्या और हो सकता है, क्या कह रहे हैं विशेषज्ञ, इसे समझने की कोशिश की। और इस अंक में आपको यह भी पता चलेगा कि भारत के वैक्सीन कार्यक्रम पर में चूक पर चूक, गलतियां पर गलतियां, फिसलन पर फिसलन होती ही चली जा रही है। चीजें एकदम उलझती चली गई हैं वैक्सीन की जनवरी के बाद से क्या, कहां, क्यों ये वैक्सीन के कील कांटे दुरुस्त नहीं हो पा रहे हैं, क्यों इस मशीन के पुर्जे, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम जो प्रचार के तौर पर दिखाई देता है, उसके कील कांटों में दिक्कत क्या है, क्यों ये सारी चीजें दुरुस्त नहीं हो पा रही, उस पर भी हमने गहराई से उन सारी चुनौतियों को समझने की कोशिश की है इस बार इंडिया टुडे के अंक में। हाँ, और आगे चलते हैं अर्थात में। शीर्षक है कोई नहीं जिनका। कहानी कहाँ से शुरू होती है वो आप बताइएगा, मैं उसको क्यों ही स्पॉइलर देकर लोगों के लिए बर्बाद करूं। आप कोविड में आत्ममुग्धता की बात कर रहे हैं, फर्स्ट वेव की आत्ममुग्धता, और ये पढ़कर मुझे एंथनी फाउची का वो स्टेटमेंट याद आ रहा है जो उन्होंने भारत के संदर्भ में दिया है हाल फिलहाल। उन्होंने कहा है भारत ने सब कुछ बहुत जल्दी रीओपन कर लिया, उन्होंने मान लिया, साफ साफ कहा है फाउची ने, एंथनी फाउची यूएस प्रेसिडेंट के चीफ मेडिकल एडवाइजर है, जिनको ना पता हो, साफ साफ कहा है कि भारत ने मान लिया कि उन्होंने कोविड पे विजय पा ली, उन्होंने ये एज्यूम कर लिया, और इस तरह के एजम्पशन से क्या होता है वो आज हम देख रहे हैं, एंथनी फाउची ने कहा। और हम लोग आंकड़ों पर भरोसा करते हैं, जिन आंकड़ों पर, सरकारी आंकड़ों पर भरोसा करते हैं, और उन आंकड़ों पर भरोसा करने की गलती कर भी ले, मैं साफ साफ गलती कह रहा हूं क्योंकि मुझे इस समय के आंकड़ों पर भरोसा नहीं है, उन आंकड़ों पर भरोसा करके गलती भी कर ले तो भी स्थिति भयावह है। और सरकारी आंकड़े जो हैं, अगर भरोसा करना ही है तो वही सरकारी आंकड़े अपनी ही तैयारियों, अपनी ही दुर्व्यवस्थाओं के बारे में इतनी ज्यादा पोल खोलते हैं, आपके कॉलम में जो साफ है इस बार, अपनी ही तैयारियों से अपनी सरकारी आंकड़े इतनी पोल खोलते हैं कि आपको एक बार सोचना भी पड़ेगा साहब कि अल्टरनेटिव देख लें, अगर अल्टरनेटिव डेटा सोर्स देख लें तो स्थिति और कितनी ज्यादा भयानक हो सकती है। ज्यादा विकट। अंशुमान जी, एंथनी फाउची ने जो बात कही वो सही है। हमने मान ही नहीं लिया, हमने तो ऐलान कर दिया था, दुनिया के मंच पर ऐलान कर दिया था कि भारत ने कोविड को हरा दिया है। और वो जो आत्ममुग्धता थी या वो जो अति आत्मविश्वास था, ये मैं अति आत्मविश्वास भी नहीं कहूंगा, वो सिर्फ झूठे आंकड़ों से बनाया हुआ आत्मविश्वास था। उसके कारण ही हम इतनी मौतों के कगार पर इतनी सारी मौतें हमें देखने को मिली कि हमने ये घोषणा करने से पहले ये भी नहीं देखा कि व्यवस्थाएं कैसी थी। इस पर हमने अपने अलग अलग संस्करणों में चर्चा की है। हमने राज्य सरकारों की, केंद्र सरकारों की जिम्मेदारियों और चूक की चर्चा की, व्यवस्था और संचार की चूक की चर्चा की। आप जब हम इस कोविड के इस दौर में इस संस्करण पर बात कर रहे हैं तो हम बात वहां करेंगे जहां जाकर ये पूरा का पूरा संक्रमण अपनी सबसे भयावह स्थिति में बदलने वाला है। जिस तरफ ये बढ़ रहा है और जहां हमारे पास हमें कुछ पता नहीं कि वहां क्या होने वाला, और वो है भारत के गांव, भारत का ग्रामीण क्षेत्र। और इसीलिए इसके बारे में जैसा आपने बताया ना कि कोई नहीं जिनका, ऐसे लोग जिनका कोई नहीं है, जो ट्विटर पर चीख नहीं सकते आकर, जो किसी को टैग नहीं कर सकते, जो टीवी कैमरे के सामने आकर अपनी बात नहीं कह सकते। और मैं ये जो कहानी कहें या ये व्यक्तिगत संस्मरण है जहां से बात शुरू होती है, एक परिवार की कहानी है। एक परिवार था यहाँ जो घरों में काम करता था, जिसे आप और हम शहरों में रहते हैं, अपार्टमेंट और सोसाइटीज में, जो कि मध्य वर्ग के लोग हैं। उसमें एक परिवार था। वो परिवार पिछले साल लॉकडाउन होने के बाद अचानक अपनी जमी जमाई गृहस्थी उखाड़ कर बच्चों के साथ गरीबी लेकर अपने गांव वापस चला गया, जैसा पिछले साल हमने देखा था। वो गए थे और बहुत सारे लोग गए थे, तो उनके साथ वो वापस चला गया। गांव में तो कुछ था नहीं, गांव से तो इसलिए आए थे कि हाँ उनको जीविका मिलेगी, उनकी गृहस्थी भी जमी थी, एक बच्चे को पढ़ा भी रहे थे, काम तो छोटा ही करते थे, मजदूरी का और घरों में काम का। तो वो उर्मिला और मनोज का परिवार था। वो परिवार यहाँ से पिछले साल अचानक जब लॉकडाउन हुआ, सब खत्म हो गया, तो सोसाइटीज बंद हो गई। अब तो इस बार कुछ वैसा नहीं हुआ, लोग वो चले गए। वो हमारे संपर्क में थे क्योंकि हम वो काम करते थे, मदद लेते रहते थे। उनकी पूरी गृहस्थी उजड़ गई। पूरा पिछला साल उर्मिला और मनोज का जो बचत उनके पास थोड़ी बहुत यहाँ वहां थी, उसको खाकर बीता। उसके बाद उन्होंने कर्ज लेना शुरू कर दिया, गांव में महाजन से, इधर से उधर से, परिवार से, खाने पीने के लिए। और जब ये परिस्थितियां थोड़ी नवंबर दिसंबर में सुधरना शुरू हुई, तो उस परिवार में जो मुख्य ब्रेड विनर था या जो
मनोज थे, उन्होंने आसपास के कस्बे में काम तलाशना शुरू किया, क्योंकि दिल्ली में या हरियाणा में या बाकी जगह काम तो शुरू नहीं हुआ था और मजदूरी नहीं मिल रही थी। उस चक्कर में उनको कोविड के संक्रमण लग गया। वो संक्रमण लेकर वो घर आए, उनके पिता को वो संक्रमण लगा। वो कोमॉर्बिडिटी का शिकार थे। गांव में कोमॉर्बिडिटी क्या होती है तो किसी को पता ही नहीं है। उनके हादसा हो गया। उर्मिला और मनोज दोनों बिस्तर पर हैं, दोनों संक्रमण का शिकार हैं। हाँ, दोनों संक्रमण का शिकार हैं। अब उनके पास न खाने का पैसा है, न इलाज का पैसा है। घर में एक मृत्यु भी हो चुकी है। इस किस्से से ये वास्तविकता है, और ये आपको बहुत जगह गांवों में इस तरीके के किसकी घटनाएं अब सामने मिलेंगी, जिससे आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। पिछले साल जब कोविड की पहली लहर थी, और जब मैं भारत के नीति निर्माताओं से, नेताओं से, अधिकारियों से, अहंकारी बयानवीर नेताओं से बात कर रहा था, तो उन्हें एक खास किस्म की आत्ममुग्धता दिखती थी। उनका कहना था कि अरे गांव नहीं जाएगी, गांव वालों को कहीं कोविड नहीं होता है, ये तो शहरों की बीमारी है, ये शहरों में ही रहेगी और यहीं से खत्म हो जाएगी। पहले चरण में संक्रमण गांव तक कम पहुंचा। वजह दूसरी रही होगी, स्ट्रेन वायरस का दूसरे तरीके का रहा होगा। लोगों ने यह भी उलाहने दिए कि देखिए इतने बड़े पैमाने पर माइग्रेशन हुआ, इतने सारे लोग गए, पर गांव में कोविड फैला नहीं। देखिए कुछ ऐसा नहीं हुआ, ये केवल शहर की बीमारी थी। ये तर्क आपने पिछले साल भी सुने होंगे। आज इस समय जब हम सिद्धांत संस्करण पर बात कर रहे हैं, तो 5 मई का आंकड़ा हमारे पास है। भारत के 243 अति पिछड़े जिले, जिनको कि हम बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड के तहत सरकारें गिनती, 272 जिले हैं, उनमें से 243 अति पिछड़े जिलों में 36,000 मौतें हुई हैं सरकार के आंकड़ों के हिसाब से। और संक्रमितों की संख्या, यानी जो इन्फेक्शियस लोगों की संख्या है, वो करीब 39 लाख पर पहुंच गई है इन जिलों में। 16 सितंबर को पिछले साल 2020 में पहली लहर की पीक आई थी, वहां से ढलान शुरू हुई थी। उसकी तुलना में संक्रमितों की संख्या और मौतों की संख्या 4 गुनी ज्यादा है। उन आंकड़ों के आधार पर, जिन आंकड़ों को आपको चुटकी भर नमक के साथ निगलना चाहिए। सरकार के आंकड़े कैसे हैं कोविड के, ये एक अलग चर्चा का विषय है। उसके इर्द गिर्द समझदारी भी बनने लगी है लोगों। हाँ, उसके इर्द गिर्द समझदारी बनने लगी। तो ये जो हम 243 अति पिछड़े जिलों के सैंपल की बात कर रहे हैं, जिनका डेटा हमें मिल पाया सरकारी आंकड़ों में कहीं कहीं तलाशने के बाद ये 243 अति पिछड़े जो जिले हैं, इसमें अधिकांश उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड के हैं। सरकार का हिसाब ये बता रहा है कि जो भी लचर किस्म की टेस्टिंग हो रही है, उसमें अधिकांश भारत के जिलों में जो संक्रमण की दर है वो 20% से ज्यादा है। पॉजिटिविटी की रेट 20% से ज्यादा है, यानी 100 लोगों में से 22-23 लोगों को संक्रमण है टेस्टिंग के हिसाब से। ये भी एक अलग बहस का विषय है जो जांच हो रही। मुझे इस पे कुछ कहना है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो यूपी सरकार को डांट पड़ी है, उन्होंने साफ कहा कि आपका ऑर्डर का जो दूसरा पेज है उस पर ही लिखा हुआ है कि आपने जो खुद एफिडेविट दिया है उससे साफ पता चलता है कि आपके यहाँ आपने टेस्टिंग कम कर दी है। और यूपी का पॉजिटिविटी रेट देखिए 20% के आसपास फ्लोट कर रहा है। तो ये मतलब जो आंकड़े वो अलग से चर्चा का विषय है। तो हम गांवों की तरफ लौटते हैं, शहरों से गांव की तरफ करीब से देखने की कोशिश करते हैं कि भारत की बहुत बड़ी विपन्न आबादी, समस्या वाली आबादी वहां रहती है, और वहां स्थिति क्या है समझना जरूरी है। आप हो सकता है आपको लगे कि गांव में स्वास्थ्य सेवाओं पर पहले चर्चा होती रही, बहुत खराब है, पर हम आपको आज इस कार्यक्रम में जो बताने जा रहे हैं वो शायद आपको नहीं पता होगा। आपके पास एक जनरल इंप्रेशन होगा कि साहब गाँव में अस्पताल नहीं है, गाँव में डॉक्टर नहीं है, गाँव में बीमारों के लिए नहीं। पर कोविड की रोशनी में, महामारी की रोशनी में, जहां पर अब 40% से के आसपास लोग गंभीर बीमारी का शिकार हो रहे हैं, उनकी परिस्थिति क्या है। शहरों में मौतें सिद्धांत पैसे की कमी से नहीं हुई, संसाधनों की कमी से नहीं हुई। शहर में हर वो व्यक्ति जो ऑक्सीजन का सिलेंडर लिए सड़कों पर भटक रहा था, अस्पतालों की चौखट पर सर मार रहा था या रो रहा था, उसकी जेब में इलाज कराने के पैसे थे। सुविधा नहीं थी, सरकार उसे ऑक्सीजन नहीं दे पा रही थी। वो रेमडेसिविर के लिए बाजार में 4,000 के 20,000 रुपए देने को तैयार खड़ा था कि जान बच जाए किसी के लिए। तो शहरों में जो लोग मरे या जो अभी तक की मौतें हमने देखी बड़े शहरों में, वो इसलिए नहीं मरी कि लोगों के पास, मौतें इसलिए नहीं हुई कि लोगों के पास खर्च करने की क्षमता नहीं थी। लोगों के पास खर्च करने की क्षमता थी, सरकार के पास संसाधन थे। सरकारों ने अपनी आत्ममुग्धता में और दंभ में पूरी व्यवस्था ध्वस्त कर दी, लोग वहां मरे। लेकिन गांव में जहां अभी बीमारी पहुंच रही है, वहां पहली लहर में
गरीबी आई थी, दूसरी लहर में बीमारी आ रही है और मौत आ रही है। यानी कोविड की पहली लहर में शहर की जितनी गरीबी थी वो पैदल चलकर, जिस पर हमने पिछले साल चर्चा की थी कि वो एक इनविजिबल इंडिया था, एक अदृश्य भारत था, जिसको भारत की एक पूरी पीढ़ी ने, मध्य वर्ग ने, दिल्ली में रहने वाले लोगों ने देखा ही नहीं था कि भारत उभर के कहां से अचानक निकल आया और सड़क पर चल दिया। वो एक अदृश्य भारत था जो सड़क पर निकलकर पहुंचा था, और शहरों की सारी गरीबी जो गांवों से टुकड़ों टुकड़ों में फुटकर में शहर में रोजगार लेने आई थी, वो अप्रैल, मई और जून के महीनों में पैदल चलकर, ट्रकों से कुचलती हुई, घिसटती हुई गांव वापस पहुंच गई थी। वो दृश्य में कभी भूलने नहीं चाहिए। वो भारत के इतिहास का दर्दनाक पहलू है, और ये उतना ही दर्दनाक है जितने दर्दनाक हमने ऑक्सीजन से अस्पतालों में होती हुई मौतें देखी हैं, सड़कों पर देखा है। पर गांव में जहां अब कोविड पहुंच रहा है, जहां के एक आंकड़े को हमने आपके बारे में बताया, सरकार तो हमें यह भी नहीं बताती कि ग्रामीण क्षेत्र में संक्रमण की स्थिति क्या है और अर्बन सेक्टर, शहरी क्षेत्र में संक्रमण की स्थिति क्या है। हर चीज का आंकड़ा भारत में गांव और शहर में अलग अलग नापा जाता है। वोटर से लेकर बूथ कमेटी से लेकर महंगाई से लेकर ग्रामीण महंगाई से नगरीय महंगाई तक, पर हमें कोविड का आंकड़ा ये नहीं बताया जाता कि शहरी इलाकों में कितना संक्रमण है और ग्रामीण इलाकों में कितना संक्रमण है। इसलिए ढूंढते हम आपके पास 243 अति पिछड़े जिलों का सैंपल आंकड़ा लेकर आए, जो हमें पता चलता है जहां ये पहुंच रहा है वहां पर स्थिति क्या है, उसके कुछ आंकड़े हमारे सामने हैं जिससे हमें समझना चाहिए कि गांव की स्थिति कितनी विकट है। अभी हाल में जो 2018 का 75 राउंड का एनएसएसओ सर्वे आया, हाँ, जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का एनएसएसओ सर्वे आया 75वें दौर का 75 राउंड का 2018 का, उसने हमें बताया, जो आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है, गौर करने लायक, कि भारत में करीब 10 करोड़ लोग हर पखवाड़े बीमार होते हैं। 10 करोड़ लोग हर पखवाड़े बीमार होते हैं। और आपको मालूम है ये कितना है? ये इजिप्ट की आबादी के बराबर है। यानी भारत में एक इजिप्ट हर 15 दिन में बीमार होता है। 10 करोड़ लोग हर पखवाड़े बीमार होते हैं, और इनमें से 1000 में से 29 से 30 लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आ जाती है। बीमारी की वजह और कारण अलग अलग हो सकते हैं, ये हमको एनएसएसओ ने बताया। एनएसएसओ ने यह भी बताया कि भारत में बीमारियों की सबसे बड़ी वजह आपको लोग डायबिटीज और हार्ट और बाकी चीजें बताते होंगे, पर जो सबसे नया और ताजा आंकड़ा भारत में कोविड से पहले बीमारियों के बारे में हमारी मेज पर हमारे हाथ में मौजूद था, वो बताता था कि भारत में बीमारियों की सबसे बड़ी वजह इन्फेक्शन है, संक्रमण है। वो हर तरीके के संक्रमण है, वो स्किन के संक्रमण, वो पेट के संक्रमण, वो सांस के संक्रमण, और उनमें भी 35% से ज्यादा लोग ग्रामीण इलाकों में हैं, और 11 से 12% लोग केवल सांस से जुड़े संक्रमण का शिकार होते हैं। कोविड 100% सांस का संक्रमण है, फेफड़े का लंग्स का है। तो हमारे पास जो शहरों के 1 मिनट किनारे रखें और गांव में देखें, तो जो गांव में बीमारियों की जो उर्वर जमीन है, वहां पर औसतन 35% लोगों को तो किसी न किसी तरीके का इन्फेक्शन होता है। अब हम देख रहे हैं कि लोगों को सांस का संक्रमण उनकी आंखों के संक्रमण तक पहुंच रहा है, कान के संक्रमण तक पहुंच रहा है, उनको कोविड का संक्रमण उनकी किडनी लिवर के फंक्शन में इन्फेक्शन तक पहुंच रहा है। तो इन्फेक्शन के बहुत सारे आयाम है मेडिकल साइंस में। ग्रामीण इलाकों में करीब 35% लोग केवल संक्रमण के कारण बीमार होते हैं और नॉर्मली दवा खाते हैं थोड़ी बहुत तो ठीक हो जाते हैं। उनमें भी 11 से 12% लोगों को सांस का संक्रमण होता है। तो आप मान के चलिए कि सामान्य परिस्थिति में जब ग्रामीण आबादी में 12% लोगों को सांस की बीमारियां हो जाती हैं, तो कोविड का इतना घातक वायरस जिसकी चपेट में आते ही आपको संक्रमण हो जाता है, उसकी गांव में क्या स्थिति होगी, और गांव में स्थिति दिख रही है। दूसरी चीज और समझना जरूरी है हमारे लिए, गांव में, क्योंकि गांव किसी के नहीं है, मैं आपको सच बता रहा हूं, आप गांव और गांव के लोग और गांव के लोगों की जिंदगी और उनकी सेहत वोटरों की भीड़ के अलावा कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है किसी भी राजनीतिक दल के लिए। ये बिल्कुल सच वास्तविकता भी। हमने पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश के अपनी नाक के नीचे देखे, और हमें ये दिखाई दिया कि पंचायत चुनाव के समय जब कोविड की लहर अपने पीक पर थी, वोट मांगने के लिए, चुनाव चिन्ह लेने के लिए आप ब्लॉक कार्यालयों में, जिला कार्यालयों में लोग कैसे घेर कर ले जाए जा रहे थे, और उन्हें कुछ भी पता नहीं था कि यहां से लौटकर वो घर जाएंगे तो कितना इन्फेक्शन लेके जाएंगे। तो गांव किसी के नहीं है, गांव सिर्फ राजनेताओं के लिए, वोट के लिए। अब ये जानना चाहिए हमारे लिए कि जो लोग वोट देने जाते हैं उन्हें बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि उनकी जिंदगी और मौत का सवाल है और लोग मर रहे हैं जिसे हम देख रहे हैं। गाँव में सरकारी अस्पतालों में 10,000 लोगों पर सिर्फ 3.2 बिस्तर है। 10,000 लोगों पर। यह नेशनल हेल्थ प्रोफाइल सेंसस है जो सरकार हर 10 साल में एक बार करती है। गांव में एवरेज 3.2 बिस्तर है पूरे देश में,
उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान में तो 1% से भी कम है। उत्तर प्रदेश में और बिहार जैसे राज्यों में तो 0.6, बिहार में 0.6%, 1% से भी कम है। 10,000 लोगों पर एक भी बिस्तर नहीं, क्योंकि गांव में बड़े बिस्तर वाले अस्पताल ही नहीं है, सब कस्बों में है अस्पताल। वहां तो एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, या गांव का बीमार होने का आदमी नियरेस्ट कस्बे में जाता है, अगर वहां उसको जिला अस्पताल या कोई अस्पताल मिल जाता है। जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं, जो गांव में सो कॉल्ड बने हुए हैं, वहां 82%, 82% स्टाफ में स्पेशलाइजेशन कुछ नहीं है। वो सामान्य नर्स हैं, सामान्य जानकारी दे सकते हैं, इंजेक्शन लगा सकते हैं, पट्टी बांध सकते हैं, उनमें स्पेशलाइजेशन नहीं है। जबकि गांव में 11% लोगों को केवल सांस की बीमारी होती है, तो पल्मोनोलॉजिस्ट का स्पेशलाइजेशन तो गांव में जरूरी है ही है, लेकिन उसमें 82% स्टाफ बिल्कुल सामान्य पैरामेडिक्स स्टाफ जैसा है, जिससे थोड़ी बहुत चिकित्सा की जानकारी है। ये बात नेशनल हेल्थ प्रोफाइल हमें बताती है। तीसरी चीज समझना जरूरी, क्योंकि गांव में विभीषिका कितनी बड़ी हो सकती है। 74% ओपीडी भारत में और 65% भर्ती वाले अस्पतालों की सुविधाएं प्राइवेट सेक्टर के पास है। 74% ओपीडी भारत में। आप सोचिए, पूरे देश का इतना बड़ा सरकारी नेटवर्क है जिसके बारे में सरकारें दावा करती और आपसे टैक्स वसूलती हैं कि वो आपको चिकित्सा देंगी। भारत में टोटल ओपीडी का केवल 25% ओपीडी सरकारें चलाती हैं, 74% ओपीडी प्राइवेट सेक्टर चलाता है। और जहां भर्ती हो सकते हैं उन अस्पतालों की 65% कैपेसिटी। 25% पे कितना लोड है आप देखिए। उनकी 65% कैपेसिटी प्राइवेट अस्पतालों के पास है। ये सारे प्राइवेट अस्पताल या जो प्राइवेट कैपेसिटी है, ये गांव में तो है नहीं, ये तो सारी शहरों में है, जो गांव से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर भी दूर हो सकते हैं, और दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव से सटे हुए गांव भी हो सकते हैं, और उनके बीच भी गांव हो सकते हैं। लेकिन जब आप बड़े भूगोल वाले राज्यों में जाएंगे, महाराष्ट्र में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, बंगाल में, तो शहरों से गांवों की दूरी काफी ज्यादा बड़ी है। और दूसरी चीज समझिए कि गांव में सरकारी अस्पतालों में सिद्धांत इलाज में औसत 5,000 रुपए का खर्च आता है, छोटे से इलाज में 5,000 रुपए का खर्च आता है, और भर्ती का न्यूनतम खर्च 30,000 रुपए सरकारी अस्पताल में। गांव में कोई सरकारी अस्पताल नहीं, वो कस्बे के किसी सरकारी अस्पताल में, जिला अस्पताल में जाएगा, या वहां एक उच्चीकृत अस्पताल जिसको कहते हैं ना, 20 बेड 25 बेड 30 बेड वाला जो अस्पताल होता है वहां जाकर, वो सुपर स्पेशलिटी नहीं होता है ना, वहां सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स होते हैं, वो सामान्य डॉक्टर होंगे, एक सुपरिंटेंडेंट होगा, वो किसी एक खास बीमारी का विशेषज्ञ होगा, हड्डी का या पेट का, और वो सबका इलाज कर रहा होगा। उस अस्पताल में जाकर भी उन्हें 30,000 रुपए का खर्च आता है। इसी साल की आर्थिक समीक्षा जो कोविड की छाया में आई थी, पलटकर भारत के हर राजनेता को दोबारा पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो इसी सरकार की उसी नीति से निकली थी, उस मंत्रालय से निकली थी जिस मंत्रालय से देश के भविष्य के फैसले होते हैं। उसने ये कहा था कि अगर सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को थोड़ा सुधार दिया जाए तो गरीबों का 60% खर्च इलाज पर बच सकता है। ये परिस्थिति, ये प्रोफाइल है भारत के हेल्थ सर्विसेज का रूरल एरिया में, ग्रामीण इलाकों में, जहां संक्रमण की रफ्तार अब इतनी तेजी से फैल रही है कि सरकार उसे नापना भी नहीं चाहती। अच्छा अंशुमान जी, ये सब चीजें हैं जो, मतलब ये तो सरकारी ही आंकड़े हैं, इनमें तो सर्वे है, इसमें तो कोई ऐसा भी नहीं है कि आप किसी आंकड़े वाले एजेंसी को ही आप लेबल कर सकें, यहाँ पर ये गुंजाइश भी नहीं बचती है, सरकार ही है सब कुछ। तो इन आंकड़ों में आप जिस बेड ऑक्यूपेंसी की बात कर रहे हैं, जिस खर्च की बात कर रहे हैं, 5,000 30,000, यहीं पर आपके भी कॉलम में मेंशन्ड है, और मैं यहाँ पर आयुष्मान भारत स्कीम का नाम लेना चाहूंगा। इतना बड़ा झगड़ा और इतनी ज्यादा राजनीति हो चुकी है इस आयुष्मान भारत स्कीम के नाम पर। आपको याद होगा, जब भी चुनाव आते हैं दिल्ली में, 2 बार चुनाव से आप देख रहे होंगे, दिल्ली में आयुष्मान भारत स्कीम बनाम दिल्ली सरकार की अपनी जो हेल्थ स्कीम है, इसको लेकर झगड़ा चलता रहता है। दिल्ली ने अपना कोविड मैनेजमेंट कैसे किया, कैसे नहीं किया, उनकी बेकारी और उनकी नाकामी पर हम अलग से चर्चा कर लेंगे कभी। लेकिन आयुष्मान भारत पर तो सरकार को, केंद्र सरकार को तो बार बार उसको गर्व होता है ना, उसको बार बार इसरार करती कि साहब ये बड़ी अच्छी स्कीम है। ये स्कीम क्यों नहीं एक अभी तक इतने बड़े सेक्टर को सर्व कर पाई है, क्यों नहीं उसकी सेवा में खड़ी रह पाई है? सिद्धांत, आपने बिल्कुल सही कहा है बात, और बहुतों को आयुष्मान भारत की याद आ रही है, जो कि कोविड के शोर में बिल्कुल गायब हो गई। हम उस पर बात ही नहीं करते। बात उसकी तब होती है जब केंद्र सरकार को किसी राज्य सरकार पर आरोप लगाना होता है कि आपने आयुष्मान भारत लागू नहीं की। तो वो जो आरोप लगा रहे हैं, या जिनको लगता है कि आयुष्मान भारत की पैनेशिया थी, उसकी याद इस समय करना जरूरी है कि कहां गया वो
दुनिया का सबसे बड़ा गरीबों के इलाज का कार्यक्रम क्या हुआ उसका, वो स्कीम टर्शरी हेल्थ केयर के लिए थी, अस्पतालों में भर्ती के लिए थी। कोविड में आज स्थिति यह है कि 20%, 15%, कई से इलाकों में 40% तक मरीजों को अस्पताल में भर्ती की जरूरत है। और जो लोग ये कहते हैं कि किसी राज्य सरकार ने लागू नहीं की, कोविड के दौरान आयुष्मान भारत का क्या हाल है, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, ताकि हम जान सकें कि जो प्रचार होता है, जो सरकारें आपको बताती हैं अपने बड़े बड़े खूबसूरत विज्ञापनों के जरिए, आंकड़े उनके ही आंकड़े, अपने ही आंकड़े आईने के तौर पर उनके सामने रखे जा सकते हैं और बताते हैं कि ये प्रचार और वास्तविकता में कितना बड़ा फर्क है। और गांव किसी के नहीं है। आयुष्मान भारत में क्यों गांव में लोगों को इलाज नहीं मिला। अभी तो परिस्थिति ये है कि इंडिया टुडे के इस अंक में आप पढ़ेंगे कि कैसे हेल्थ इंश्योरेंस, नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस फेल हो रहा है कोविड में। जो हेल्थ इंश्योरेंस किए हुए लोग बैठे हुए हैं, उन्हीं को हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनियां बेनिफिट्स, उनके जो क्लेम है वो सेटल नहीं कर रही। उस पर हमने इस बार इंडिया टुडे में एक डिटेल में स्टोरी की है, डेटा के साथ कि उनको क्यों नहीं मिल रहा है। आयुष्मान भारत में क्या हुआ, आयुष्मान की जो रेगुलेटर है सिद्धांत, वो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, NHA बोलते हैं उसको, जिसके अंडर में आयुष्मान भारत चलती है। उसकी एक डेटा एनालिटिक्स टीम है। उस डेटा एनालिटिक्स टीम ने इंटरनली एक दिलचस्प स्टडी की, ये जानने के लिए कि पिछले वाले लॉकडाउन के पहले और उसके बीच में आयुष्मान भारत के गरीबों के, कोविड से प्रभावित भारतीय गरीबों के कितने काम आई। क्योंकि तब तक गांव में भी संक्रमण था, कस्बों में बहुत सारे लोगों को मिला था, शहरों में भी मिला था, क्योंकि आयुष्मान भारत तो गरीबों के लिए थी, तो कस्बों और शहरों में सबके लिए थी। और यह था कि अगर आप बीमार हैं तो आप अस्पताल जाकर भर्ती करा सकते हैं। ये उनकी इंटरनल डेटा एनालिटिक्स टीम की रिपोर्ट, और बहुत अच्छी रिपोर्ट है, जिसमें उन्होंने आयुष्मान भारत को महामारी के हिसाब से कैसे ठीक किया जाए इसकी सिफारिशें भी दी है। वो एक अलग बात है। आंकड़ा सुनिए, कोविड से पहले तक 21,573 अस्पताल आयुष्मान स्कीम में रजिस्टर्ड थे या सर्विस दे रहे थे, रजिस्टर्ड थे, इससे जुड़े हुए थे इस स्कीम में, जिसमें 56% अस्पताल करीब सरकारी थे, 56%, और 44% अस्पताल प्राइवेट थे जो आयुष्मान भारत से एसोसिएटेड थे। इनमें करीब 51% अस्पताल सेवा दे रहे थे। देखिए 21 जो करीब 51,000 अस्पताल, 21,573 अस्पताल जुड़े थे, जिसमें से 50% अस्पताल ही सर्विस दे रहे थे। एसोसिएटेड पैनल पे तो थे आयुष्मान के, पर केवल उसमें से आप मान लीजिए 11 या 12,000 अस्पताल प्राइवेट और निजी मिलाकर कोविड से पहले तक, मार्च तक, आयुष्मान भारत में के कार्ड धारक अगर वहां जाते थे तो उनको सेवा मिल जाती थी। लॉकडाउन के बाद इन हॉस्पिटल्स की एक्टिविटी 50% कम हो गई, एग्जैक्टली 50% कम हो गई। यानी जब देश में महामारी थी, देश में सबसे ज्यादा गरीबों को आयुष्मान भारत की जरूरत थी कार्ड ले जाकर इलाज करने की, तो पहले ही 50% अस्पताल आयुष्मान भारत में सर्विस दे रहे थे 21,000 में से। उन 11,000 में से भी केवल 5,000 अस्पताल बचे जिन्होंने आयुष्मान के कार्ड के धारकों को, ऐसा वो स्कीम का इंटरनल डेटा बताता है कि जिन्होंने आयुष्मान भारत के कार्ड धारकों को ऑनर किया या उन्हें सर्विस देने की कोशिश की। इसमें ज्यादातर जो 50 बेड से कम वाले निजी अस्पताल थे और 100 बेड तक के सरकारी अस्पताल थे, उन्होंने आयुष्मान के लिए अपनी खिड़की बंद कर दी। यानी उस समय मैं पहले लॉकडाउन के दौरान या लॉकडाउन के बाद जो उनको कोविड हुआ, उनमें से अधिकांश लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ नहीं मिला। अपवाद के तौर पर वो पूरी स्कीम ही नहीं भज पाई, कुछ नहीं। अब अपवाद के तौर पर आप 4 केस स्टडी ले आइए और उनके पिक्चर बना के दिखा दीजिए कि आयुष्मान भारत ने इनका जीवन बचा लिया, वो अलग बात है। पर स्कीम का इंटरनल डेटा बता रहा है कि 11,000 अस्पताल तो बचे ही थे और उस 11,000 में से 5-6,000 अस्पताल उन्होंने अपना दरवाजा बंद कर दिया आयुष्मान के लिए। दूसरी चीज, आयुष्मान भारत के तहत अस्पताल आयुष्मान के कार्ड धारकों को ओपीडी और बाकी सर्विसेज देते थे, जिसके जरिए आप जाकर उन अस्पतालों में और भी सेवा ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। लॉकडाउन के बाद 60 से 65% अस्पतालों ने ये सर्विसेज बंद कर दी। वजह यह हो सकती है कि शायद उनको कोविड हॉस्पिटल्स में बदल दिया गया, उनकी विंडोज बंद कर दी गई, उन्हें कोविड के काम में लगा दिया गया। बहरहाल आयुष्मान कार्ड धारक के लिए वो अस्पताल बंद हो गया। वो अपने कार्ड को दिखाकर फ्री में वहां से दवा, इलाज, सांस की बीमारी, बाकी समस्या का इलाज नहीं करा सकता था। बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सॉरी मैं टोक रहा हूं, लेकिन जो आप आयुष्मान भारत के कोविड के समय सारा कुछ बंद हो गया, यहीं पर जो टेलीमेडिसिन शुरू की गई कई राज्यों में, कई प्रदेशों में, कई जिलों में शुरू की गई, वो टेलीमेडिसिन भी कई जगहों पे फेल एकदम दिखाई दे रही है।
हाँ, वो तो देखिए, वो तो डेटा की समस्या, गांव के लोगों के पास ना तो मोबाइल फोन पर डेटा है, ना स्मार्टफोन्स की कितनी फैसिलिटी की टेलीमेडिसिन ले सकें। टेलीमेडिसिन तो शहर के लोग ही ले रहे हैं, वो भी अपने घर में बैठकर अब होम आइसोलेशन में। कुछ जगह थोड़े, कुछ राज्यों में थोड़ा बहुत चल रहा है। आयुष्मान के में बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक से 13 राज्यों में, कई राज्य तो इसमें थे नहीं, 13 राज्यों में सिद्धांत कोविड महामारी के दौरान, जिस समय भारत को अपने सरकारी हेल्थ कार्यक्रम को सबसे पावरफुल ढंग से लागू करना चाहिए था, सबसे बड़े हेल्थ कार्यक्रम को लागू करना चाहिए था, तो तब 13 राज्यों में आयुष्मान की पूरी व्यवस्थाएं बुरी तरह चरमरा गई। ये आयुष्मान भारत के हेडक्वार्टर की इंटरनल रिपोर्ट है, उनके डेटा एनालिटिक्स की रिपोर्ट है। आप कल्पना करिए अगर ये काम एनएचएस के साथ हुआ होता ब्रिटेन में तो क्या हालत होती, या अमेरिका की हेल्थ सर्विसेज के साथ, या इटली की हेल्थ सर्विसेज के साथ, या किसी देश की सरकारी हेल्थ स्कीम के साथ हुआ होता तो क्या थी। जो स्कीम हमें यह बताकर लाई गई कि इतना बड़ा विराट बजट है और देश की सबसे बड़ी स्कीम है और गरीबों को इलाज मिल रहा है, कोविड से पहले तक जिसके लाभ धारकों को या जिसका लाभ लेने वालों की केस स्टडी बनाकर प्रदर्शित की जाती थी देश के सामने, वो पूरी की पूरी स्कीम भारत की महामारी के दौरान बैठ गई। आयुष्मान भारत का जो अपना हेडक्वार्टर है, उसकी जो रिपोर्ट एक कहती है कि दरअसल ये सरकार की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना महामारी की जरूरत के हिसाब से खुद को बदल ही नहीं सकी। ये अपने आप को तैयारी नहीं कर सकी कि महामारी आई है तो हम अपने आप को कैसे चेंज करें, हम कैसे अपने नियम बदलें, कैसे उन गरीबों को जिनके लिए ये व्यवस्था दी गई, जिनके नाम पर टैक्स लगाया गया लोगों के ऊपर, उन्हें ये सुविधा मिल सके। लेकिन हुआ क्या कि इस पूरे गड़बड़ झाले में कई सारे स्टेट्स की जो अपनी स्कीम थी वो भी निपट गई इस तूफान में कई सारे राज्यों की जो अपनी हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ सपोर्ट स्कीम थी वो भी कोविड के तूफान में चली गई। जबकि ये बार बार वार्निंग फ्लैग की गई थी कि हेल्थ केयर सिस्टम को एक अपकमिंग पैंडेमिक के हिसाब से, एपिडेमिक के हिसाब से तैयार रखिए। कई बार ये बात उठी। हम लोगों ने अर्थात के एक कार्यक्रम में चर्चा की थी कि सरकार एक कानून लाने वाली थी, उसका ड्राफ्ट शेयर किया था पैंडेमिक के मामले में, उसके बाद वो कानून पता नहीं कहां गायब हो गया। अभी की बात है ये 2016-17 की। तो हम वापस उस परिवार की तरफ लौटते हैं जिस परिवार को केंद्र में रख के हमने पूरे गांव की हेल्थ सर्विसेज और उनकी समस्याओं को स्कैन करना शुरू किया। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि जिन लोगों की तरफ कोविड के ये पंजे बढ़ रहे हैं, ये जिन लोगों की तरफ ये महामारी बढ़ रही है और गांव से मरने की, मौतों की जो खबरें आ रही हैं और हृदय विदारक दृश्य भी आ रहे हैं, वीडियोस भी आ रहे हैं गांव से वहां ये जो लोग हैं जिन्हें अब ये महामारी मारने जा रही है, जिन्हें इस महामारी ने पकड़ लिया, उनका कोविड के पहली लहर और दूसरी लहर के बाद, पहली लहर के और दूसरी लहर के बाद उनका प्रोफाइल क्या है, उनकी परिस्थिति क्या है, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तब हमें समझ में आएगा कि इनका वास्तव में कोई नहीं है। सिद्धार्थ, जिन उर्मिला और मनोज की हम बात कर रहे थे, वो भारत के उस सबसे बड़े तबके से आते हैं जिसमें करीब 5.5 करोड़ लोग हैं जो केवल इलाज के कारण गरीब हो जाते हैं। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन का सर्वे है 2 साल पहले उन्होंने किया था, जिन्होंने माना था कि भारत में करीब 5.5 करोड़ लोग केवल सामान्य ओपीडी इलाज के कारण गरीब हो जाते हैं क्योंकि उनके पास दवाओं की लागत और प्राथमिक इन्वेस्टिगेशन और टेस्ट कराने का भी पैसा नहीं। अब जरा कोविड के एक पेशेंट को, एक गरीब कोविड के करीब परिवार की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर सोचिए कि उसे अगर एक टेस्ट कराना है प्राइवेट में, सरकारी में कराएगा तो पता नहीं होगा, उसे प्राइवेट में टेस्ट कराना है तो क्या टेस्ट की लागत उठा सकता है? उसे अगर HRCT कराना है जिससे उसके CT स्कैन से पता चले कि उसके फेफड़ों में कोविड के निमोनिया का संक्रमण कितना है, तो क्या उसकी लागत उठा सकता है? अगर उसे 15 दिन भी दवा खानी पड़े तो उसकी 15 दिन की दवा की खर्च उठाने की क्षमता उसके परिवार में 2 लोगों की है क्या उसके पास? और 15 दिन वो बिस्तर पर रहेगा तो उसके परिवार में खाना कौन खिलाएगा उसे, जो मजदूरी करके कमा रहा है? और ऐसे लोगों की संख्या बहुत बड़ी। तो जो पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन का सर्वे कहता है कि 5.5 करोड़ लोग केवल दवाओं की लागत के कारण गरीब हो जाते हैं, वो दवाओं वाली गरीबी इस कोविड में चरम पर पहुंच गई। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता सकता हूं कि गांव से लोग मुझे फोन करते हैं, मदद मांगते हैं, उनको मैं मदद भेजने की कोशिश करता हूं, उनके पास कोविड की सामान्य दवाएं खरीदने लायक आर्थिक पैसे लागत नहीं है। 10 दिन 12 दिन वो कोविड की पूरी खुराक नहीं खा सकते, दवा की, पैरासिटामोल और डॉक्सी और जो चीजें, जो बाकी दवाएं होती। कहने के लिए सरकारें कह रही कि हम फ्री में दवा बांट रहे हैं, पर वो बट रही और कैसे बटती है ये हमको भी पता है। और उन्हें फूड कहाँ से मिलेगा, उन्हें खाना कहाँ से मिलेगा? शहरों में तो तब भी लंगर चल रहे हैं, लोगों को खाना घर में पहुंच रहा है। शहरों में लोग ट्विटर पर
आवाज लगा के चैरिटी के सहारे उनके घर दवा या बाकी चीजें पहुंचा देते हैं। गांव तक तो कोई चैरिटी नहीं पहुंचती, गांव तक तो कोई कहीं कोई नहीं पहुंचता। दूसरी चीज समझना जरूरी है कि उर्मिला और मनोज का परिवार उन 19 करोड़ लोगों में आता है भारत के, जो भारत की आबादी का लगभग 13 से 14% हैं, जो बुरी तरह कुपोषण का शिकार है, माल न्यूट्रिशन का शिकार है। वर्ल्ड फूड न्यूट्रिशन रिपोर्ट जो 2020 में आई थी यूएनओ की, जिसमें बड़ा चर्चा हुई थी, भारत में बहुत सारा विवाद हुआ था, अभी की रिपोर्ट है, उसने ये हमें बताया है कि भारत में करीब 19 करोड़ लोग एडल्ट माल न्यूट्रिशन का शिकार है, कुपोषण का शिकार है। और हंगर इंडेक्स में भारत की जो स्थिति है 117 देशों में 102वें नंबर पर है, वो हमें पता है। और संक्रमण कोविड का उन लोगों को ज्यादा मारता है जो कुपोषण का शिकार होते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि हमने महामारियों के सारे पिछले, मतलब आप जूलियस सीजर के जमाने से, रोमन एम्पायर से लेकर और प्लेग और टाइफाइड और चेचक और कालरा और स्पेनिश फ्लू से लेकर कोविड तक देखें सबसे ज्यादा उन मौतें वहां होती हैं जहां लोगों के शरीर में के पास भोजन नहीं होता, वो कुपोषण के, malnutrition के शिकार होते हैं। एक और तीसरी चीज, उर्मिला और मनोज एक तीसरे और बड़े दुर्भाग्यशाली समूह का हिस्सा है, जिसमें करीब 40 करोड़ लोग आते हैं। वो 40 करोड़ लोग वो हैं जो लॉकडाउन के दौरान गरीबी की रेखा से नीचे खिसक गए, जिनके बारे में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। यूएनओ ने भी कहा है, वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है, डब्ल्यूएचओ ने भी कहा, आईएलओ ने भी कहा कि भारत में करीब 40 से 45 करोड़ ऐसे लोग हैं जो पिछले साल के लॉकडाउन के कारण और जो महाप्रवास हुआ था उसके बाद मध्य वर्ग में तो नहीं थे, लेकिन खा पी रहे थे, जिंदगी जी रहे थे, वो गरीबी की रेखा से नीचे खिसक गए और उन्हें 200 रुपए 250 रुपए की दिहाड़ी के लाले पड़े हुए हैं। इस समय भी उन्हें 200 रुपए 150 रुपए और 200 रुपए के दिन का काम मिलना मुश्किल हो रहा है। कोविड की जो दूसरी लहर है वो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बंगाल, झारखंड के गांवों में बुरी तरह कहर मचा रही, जिसकी सूचना हमारे पास है और हमें दिखाई दे रहा है। अगली लहर या दूसरी लहर का अगला संस्करण पूरब के बाकी राज्यों की तरफ जा सकता है, जहां और ज्यादा गरीबी है। उड़ीसा है, बंगाल है, देखिए हमने दक्षिण के राज्यों में, आंध्र प्रदेश में, बाकी जगह देखना शुरू हो गया है। आप एक क्षण ठहर कर सिद्धांत सोचिए, पिछले 2 महीने में इस पूरी क्राइसिस के दौरान आपने देश के किसी राजनेता को, किसी राज्य के मुख्यमंत्री को यह सोचते देखा कि क्या उसके पास रूरल एरिया में कोविड का संक्रमण रोकने के लिए कोई अलग से रणनीति है? गांव के लिए कोई अलग से स्ट्रेटेजी है क्या कि हम गांव में लोगों को कैसे बचाएंगे कोविड से? शहर के तो जो जाने थे वो चले गए, जिनको थोड़ा बहुत मिलना था उनको मिल गया। उन गांव में इनको कैसे बचाएंगे, इन उर्मिला और मनोज को, जो कुपोषण का भी शिकार हैं, जिनके पास 250 रुपए की दिहाड़ी भी नहीं है, जिनके पास कोविड की 15 दिन की दवा खरीदने के पैसे भी नहीं है, इनके लिए कौन सी रणनीति है? ये उन शहरी, कोई रणनीति नहीं थी इनके लिए। ये उन शहरी लोगों में से नहीं है जिन्हें जो रेमडेसिविर की कोई भी कीमत दे सकते थे, बशर्ते उनके नजदीकी का प्राण बच जाए, जो 40,000 रुपए का सिलेंडर खरीद सकते हैं लखनऊ और दिल्ली में ऑक्सीजन का, कि उनके सहयोगी का, उनके परिवार के व्यक्ति का प्राण बच जाए। वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इंपोर्ट कर सकते हैं, मंगा सकते हैं, पर उनका क्या होगा जहां गांव में अस्पताल में ऑक्सीजन तो छोड़ दीजिए, बेड भी नहीं है, दवा भी नहीं। क्या इनके लिए कोई रणनीति है हमारे पास? क्या हमारी सरकारों ने सोचा पिछले साल कि संक्रमण तो संक्रमण है, वायरस तो वायरस है, इस पर तो हमारा नियंत्रण नहीं है, ये शहर से निकलकर जब गांव की तरफ बढ़ जाएगा तब क्या होगा? वहां के लोग अपनी भूखमरी, गरीबी और बेकारी के बीच दवा कैसे खरीद पाएंगे? और इसलिए जब हमारे पास एक खबर आती है कि साहब गांव में पैरासिटामोल खरीदने के पैसे नहीं है लोगों के पास, गांव में खाने के पैसे नहीं, अब राज्य सरकारों को थोड़ी बहुत सुधार है, वो कोशिश कर रहे हैं कि गांव में कुछ चीजें पहुंचे, लेकिन जरा किसी शहर से थोड़ा दूर हटकर गांवों में कोविड की परिस्थिति देखें तो आपको लगेगा कि हम कितने बड़े संकट के मुहाने पर बैठे हुए हैं। और यहाँ एक चीज ध्यान रखना जरूरी है, पूरी दुनिया भारत में कोविड की महामारी से इतनी परेशान है, दूसरे लहर, हमें लगे कि भारत की साख पे असर पड़ रहा है और दुनिया हमारी आलोचना कर रही है और एक कह रही है। यूएनओ ने आज भारत को कोविड का हॉटबेड यूएनओ ने कहा है कि भारत कोविड का हॉटबेड है। दुनिया इसलिए डर रही है क्योंकि भारत की इतनी बड़ी आबादी में संक्रमण अगर बहुत गहराई तक पहुंच गया तो ये ग्लोबल पैंडेमिक में बदल जाएगा, क्योंकि इसका आयाम बहुत बड़ा हो जाएगा पूरी दुनिया के लिए। तो अब
चलते चलते हम हमें ये भी नहीं, मुझे यहाँ पर ये कहना है अंशुमान जी, इस समय मतलब जितनी भी बड़े एजेंसीज हैं, जितने भी बड़े फर्म्स हैं, जितने भी जानकार हैं, वो हर आदमी, मतलब देखिए दो बातें हैं। एक बात है कोविड का हिट करना, कोविड की सेकंड वेव का हिट करना। एक बात है बरसों के गलत प्रचार और बरसों से जनी हुई दुर्व्यवस्था का हिट करना। और जिस भी एजेंसी ने भारत पर कहे हैं कि कोविड तो हिट करना ही था, वेव्स तो आनी ही थी, लेकिन उसके जो दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं, उसका जो इतना भयावह रूप देखने को मिल रहा है, मृत्यु है हर जगह, जगह नहीं है, मतलब अस्पताल में देने के लिए ऑक्सीजन की बेड नहीं है, तो मरे को समेटने के लिए पीपीई किट और पैकेट नहीं है, और जलाने के लिए शमशान पे जगह नहीं है। तो वो ये फ्लैग कर रहे हैं बार बार सारे लोग कि दुर्व्यवस्थाओं के कारण ये स्थिति आई है भारत। मतलब ये बहुत ही पीठ थपथपाने की और बहुत ही खुश होने की या किसी भी दूसरे तरीके से सेलिब्रेट करने की वजह नहीं। मुद्दा ये है अभी कि अंशुमान जी, इसको स्ट्रीमलाइन किया कैसे जाए, इसको ठीक कैसे किया जाए। ये जो आप बात बता रहे हैं ना, ये अभी तब है जब हम केवल बीमारी के जो रेड जोन है या जो हॉट जोन्स हैं वो शहरों में देख रहे हैं। अभी हम दिल्ली गाजियाबाद फरीदाबाद में देख रहे हैं, लखनऊ कानपुर आगरा में देख रहे हैं। तब हमें देख रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं है, तब हम देख रहे हैं कि नदियों के किनारे बालू में शव दफनाए जा रहे हैं। तब हमें देख रहे हैं कि बनारस और बाकी जगह चिता जलाने के लिए लकड़ियां नहीं है। तब हमें देख रहे हैं कि शव नदियों में तैरते मिल रहे हैं। जबकि अभी हमारी टोटल पॉपुलेशन का एक बहुत छोटा सा हिस्सा संक्रमण का शिकार है। मैं फिर कह रहा हूं, ये संक्रमण जब गांव की तरफ पहुंचेगा तो क्या स्थिति होगी। 3 चीजें सिद्धांत तत्काल सरकारों को सोचनी चाहिए, मुझे लगता है। हालांकि सोचेंगे कि नहीं पता नहीं, पर हमारा दायित्व तो है कि हम वो तस्वीर पाठकों के दर्शकों के सामने रखें, उन्हें बताएं कि क्या स्थिति है और क्या है। और 3 काम सरकारों को तत्काल करने चाहिए। पहली चीज तो ये कि कोविड से जैसे शहरों में निपटा गया है, उससे उस तरह से गांव में नहीं निपटा जा सकता। गांव के लिए महामारी और संक्रमण को रोकने की बिल्कुल फर्क रणनीति की जरूरत होगी, शहर से बिल्कुल अलग। भारत के बाबू, भारत के अधिकारी, भारत के नेता अपने 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 कुकून्स में, अपने अपने बबल्स में अपने को सुरक्षित किए हुए कि उनका संक्रमण ना आए, उन तक ना पहुंचे। गांव तक पहुंचने के लिए दूसरी तरीके की तैयारियां करनी पड़ेंगी। पहली चीज ये कि ग्रामीण इलाकों में अब केवल अनाज की आपूर्ति से काम नहीं चलेगा, वहां भोजन की आपूर्ति करनी होगी। सरकारों को ग्रामीण इलाकों में भोजन की आपूर्ति का ढांचा बनाना चाहिए। उसके लिए चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को, उसके लिए एनजीओ को, उसके लिए अन्य क्षेत्र चलाने वाली संस्थाओं को, उनके लिए तमाम जो संगठन है उन्हें साथ में लाकर, क्योंकि अगर गांव में इन्फेक्शन का रेट 40% है, 20 से 40% है, यानी हर 100 में से 20 से लेकर 30 लोग बीमार हैं, तो इसका मतलब पूरा परिवार बीमार है। उस परिवार के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, पकाने की स्थिति नहीं है। तो पहली चीज तो ये कि ग्रामीण इलाकों में चाहे आप थालियां चलाइए, चाहे आप फूड वैन चलाइए, चाहे वहां आप रसोई चलाइए, लेकिन गांव के लिए हमें उसी तरीके के भोजन की व्यवस्था करनी होगी जैसा काम पिछले साल जब माइग्रेंट्स जा रहे थे। सरकार तो कुछ नहीं कर पाई, लोगों ने अपने चंदे से, अपने पैसे से, किसी ने पानी दिया, किसी ने खाना दिया, वो किया। वो गांव के लिए करना पड़ेगा, और ये बहुत बड़ी आबादी है गांव की, इसके लिए करना बहुत बड़ा काम है, लेकिन वो करना पड़ेगा। नहीं तो गांव में मौतें सिर्फ बीमारी से नहीं होंगी, कुपोषण और भुखमरी से भी होंगी। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि किसी भी कीमत पर गांव में पारदर्शी तरीके से दवाओं का मुफ्त वितरण करना होगा, बड़े पैमाने पर, और उसका एक पूरा डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस्ड ढांचा बनाना पड़ेगा। निकाले राजनीतिक दल अपने चंदों की गठरी से पैसा, निकाले कारपोरेट अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से पैसा, निकाले लोग अपनी टैक्स इंसेंटिव्स का पैसा, और बांटे गांव में दवाएं 10-10 दिन की, 15-15 दिन की, ताकि जो सामान्य संक्रमण के शिकार लोग हैं वो ऑक्सीजन वाली स्थिति तक ना पहुंच जाए। नहीं तो वहां तो मिल ही नहीं सकती ऑक्सीजन, तो आप नहीं दे सकते सबको भारत में। जब शहर में नहीं दे पाए तो गांव में नहीं दे पाएंगे, रेमडेसिविर नहीं दे पाए, कम से कम उनको फ्लू की नॉर्मल दवाएं दे दीजिए, उनको पैरासिटामोल दे दीजिए, उनको वो दवाएं दे दीजिए जिन दवाओं से वो गंभीर मरीज होने से बच जाए संक्रमण की शुरुआत में ही। जांच का नेटवर्क गांव तक ले जाना, चाहे भले ही हम एंटीजन टेस्ट करें, ना आरटीपीसीआर करें, सामान्य एंटीजन टेस्ट के जरिए जान सके, गांव तक ले जाना और पूरी तरह गांव पे फोकस करना और मुफ्त में दवाओं का वितरण करना। उसके लिए पूरा अलग से कोष बनाना, फंड बनाना, उसके लिए पूरा
पैरेलल डेटाबेस मैनेज करके के फार्मास्यूटिकल दवाओं का डिस्ट्रीब्यूशन करना अनिवार्य है। ये नहीं तो जो लाइन लगेगी ना गांव में जो परिस्थिति बनेगी वो भयावह होगी। और तीसरी चीज ये कि गांव में स्वास्थ्य सेवाओं की जो तबाही है उसमें आपातकालीन स्तर की युद्ध के स्तर की आपातकालीन सेवाएं गांव में तैयार करनी होंगी। ये नहीं है कि शहरों में बेड बढ़ा देने से गांव का आदमी शहर में आकर अस्पताल में आएगा। कौन आदमी गंगाराम हॉस्पिटल में गांव से भर्ती होने आएगा? आप ये बताइए जो आसपास के गांव में हमें कम से कम ये समझना होगा कि वही बात जो मैं पहले कह चुका हूं कि अगर हमारे पास संक्रमण की पैमाइश हो, हमें पता हो कि कितने लोग गांव में सीरियस संक्रमण के शिकार हैं, जिनका RT-PCR लेवल या इन्फेक्शन लेवल एक सर्टेन लेवल से ज्यादा है, तो उस हिसाब से गांव में हमें आपातकालीन स्तर पर ऑक्सीजन की, दवाओं की व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। पंचायत भवनों का, स्कूलों का जो उपलब्ध इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे मेकशिफ्ट अस्पतालों में बदलना पड़ेगा और वहां वो सुविधाएं देनी पड़ेंगी, तब हम गांव में लोगों के प्राण बचा सकेंगे। महामारी का इतिहास में पढ़ाया नहीं जाता सिद्धांत कभी। बहुत सारे लोगों ने भारत में, जिन्होंने जो स्वयं ढूंढना चाहते होंगे, उन्होंने शायद भारत में स्पेनिश फ्लू का इतिहास पढ़ा होगा। महामारियों का पूरी दुनिया का इतिहास हमें यह बताता है कि महामारियां हमेशा शहरों से शुरू होती हैं, क्योंकि लोग शहर में आते हैं, ट्रैवल करते हैं, वायरस उनके साथ ट्रैवल करता है। जैसे कि स्पेनिश फ्लू बॉम्बे आया था या दुनिया के बाकी हिस्सों में फैली थी, लेकिन वो गांव को तबाह कर देती है। शहरों से शुरू होती हैं और गांव को तबाह कर देती हैं। स्पेनिश फ्लू की दूसरी और तीसरी वेव सबसे ज्यादा मारक थी, इतिहास से बताता है। पहली वेव में उतने लोग, पहली लहर में उतने लोग नहीं मरे थे, दूसरी और तीसरी लहर में सबसे ज्यादा लोग मरे थे। 50% के आसपास की मॉर्टेलिटी रेट भारत के गांव में दर्ज की गई थी स्पेनिश फ्लू के समय। कुपोषण था, दवाएं नहीं थी, लोगों को जानकारी नहीं थी, उन्हें सूचना नहीं थी। हम ब्रिटिश राज था, शोषण की परिस्थिति थी, हम उससे काफी हद तक बेहतर स्थिति में हैं। कम से कम हमें पता है कि फ्लू कैसे फैल रहा है, हमें पता है कि दवाएं कौन सी, हमें पता है कि हम गांव में चीजें पहुंचा सकते हैं। वैक्सीन तो जब गांव में पहुंचेगी तो पहुंचेगी, बहुत दूर की बात है, अभी तो शहरों में वैक्सीन पहुंच जाए। लेकिन हम एक और ज्वालामुखी के मुहाने पे खड़े हैं गांव में फैलते संक्रमण के कारण। और अगर इसे नहीं रोका गया तो छोड़ दीजिए इकोनॉमी पे असर, क्योंकि बहुत बड़ा असर इकोनॉमी पे लंबे समय तक पड़ेगा। ये लोग जो बीमार हो रहे हैं, जिनकी गरीबी, ये तो बहुत लंबे समय के लिए, एक दशक के लिए, कम से कम 15 साल के लिए अपनी उम्मीदों से, अपनी जिंदगी को बेहतर करने की लड़ाई से बहुत पीछे खिसक गए। पर यहाँ प्राण बचाने की चुनौती है। और इसलिए हमने ये सारे तथ्यों के साथ इस बात पर चर्चा की कि शायद सरकारें सुने, शायद वो सोचें, शायद वो समझने की कोशिश करें कि शहरों को प्रचार के सहारे, बाकी चीजों के सहारे बचा लिया गया। शहरों में लोगों ने अपने पैसे से अपने इलाज की व्यवस्था कर ली, गांव में पहुंचना पड़ेगा सरकार। गांव में नहीं बचेंगे। गांव में सरकार को जाना पड़ेगा हर चीज लेकर। नहीं तो हमारे पास पुराने जो अनुभव हैं स्पेनिश फ्लू के, वो बहुत ही भयावह हैं, बहुत ही त्रासद अनुभव। अंशुमान जी, कुछ सवाल हैं और उन सवालों पर थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। पहला सवाल, जैसा हमने बताया था, क्रिप्टो पर है। कुणाल चिटनिस नाम है। वो पूछ रहे हैं कि व्हाई देयर इज सो मच बज अराउंड क्रिप्टो दीज डेज। इज इट बिकॉज इकोनॉमीज ऑफ यूएस, यूरोपियन यूनियन और चाइना आर ऑन द रिकवरी ट्रैक? हमने, अंशुमान जी, मेरे ख्याल से इन देशों की इकोनॉमी के रिकवरी में आने की बात तो हमने की थी खर्चा पानी में। हाँ, ये अब पूछ रहे हैं कि क्या जो क्रिप्टो में इतना बज़ सुनाई दे रहा है इन दिनों, क्या इस वजह से सुनाई दे रहा है कि ये बड़ी इकोनॉमीज अब बैक ऑन ट्रैक है? अब सिद्धांत, कई सारी वजह हैं क्रिप्टो में बज़ की। पहली चीज तो ये कि पूरी दुनिया एक नए किस्म के एसेट क्लास को बहुत दिन से तलाश रही थी। एक किस्म की एसेट मोनेटोनी आती है बाजार में, जिसको हम बाजार की भाषा में कहें कि लोगों के पास निवेश के लिए क्या था, शेयर, गोल्ड, थोड़ा बहुत रियल एस्टेट या कमोडिटीज। तो जब मंदी आई पूरी दुनिया में और अब बाकी सारे एसेट क्लासेस में निवेश की संभावनाएं सीमित हो गई या वो ओवर स्ट्रेच हो गए, शेयरों के वैल्यू उनकी हैसियत और उनकी औकात से ज्यादा बढ़ गए, तो लोग कुछ किसी एक नई एसेट की तलाश कर रहे थे। और तब ये क्रिप्टो आना शुरू हुई। क्रिप्टो को लेकर दुनिया में लीगल
बैंकिंग, मॉनेटरी नियमों में बहुत सारा झोल है, बहुत सारा कंफ्यूजन है, परिस्थितियां बिल्कुल साफ नहीं है, लेकिन एक क्लास फिर भी है जिसमें इन्वेस्ट कर रहा है और इसे आगे ला रहा है। कुछ बड़े बड़े स्टार इंडस्ट्रियलिस्ट, एलन मस्क जैसे, उन्होंने इसमें रुचि लेकर इसे आगे बढ़ाने की कोशिश की। तीसरी चीज है कि चूंकि क्रिप्टो एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन फिनेंशियल सिस्टम है और टेक्नोलॉजी में हमेशा होप होती है, टेक्नोलॉजी में हमेशा फ्यूचर होता है, तो तीसरी ये वजह थी कि ये टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम था, तो इसलिए इसमें लोगों की रुचि हुई और बज है, वास्तविक रूप से बज है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अमेरिका में नए नए एक्सचेंज क्रिएट हो रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां, स्टैंडर्ड पुअर जैसी एजेंसियां और नए तरीके से क्रिप्टो की ट्रेडिंग के तरीके बता रही हैं। 2 दिन में करेंसी पैदा होती है और $45 बिलियन का टर्नओवर कर लेती है अपनी लिस्टिंग के बाद तो बस इसमें में काफी बड़ा है। कोविड से अलग पैरेलल बहुत सारे लोग नए एसेट क्लास को तैयार कर रहे हैं, का इंतजार कर रहे हैं, वो इसमें निवेश कर रहे हैं। जैसे जैसे इस पे कानूनों और नियमों की व्यवस्था स्पष्ट होगी, दुनिया की सरकारें अपने आप को अपना नजरिया साफ करेंगी, वैसे वैसे हम और स्पष्ट होकर समझ पाएंगे कि इस एसेट क्लास का भविष्य किस तरीके का है। लेकिन अभी तो बज है बहुत सारे लोग निवेश करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, और कई सारी करेंसीज, ऑलमोस्ट 10 तो टॉप करेंसीज हैं जो बाजार में आ चुकी है। हाँ, तो मतलब कई सारी चीजें हैं मेरे ख्याल से, इकोनॉमी के ट्रैक पर आने की भी बातचीत है, और जिस तरह से बार बार कई सारे बड़े नाम, इलॉन मस्क जैसे बड़े नाम बार बार इस को लेकर अपने ही लेवल पे एक बज़ बनाते रहते हैं, तो उस वजह से भी बज़ है, और उसके अनुसार मार्केट रिफ्लेक्ट होता है कई चीजों के आसपास, तो वहां पर चीजें आती हैं। अंशुमान जी, अगला सवाल तरेश पांडे का है। होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी। यस वी आर, थैंक यू। उन्होंने कई बार ये सवाल पूछा है, लेकिन ये कभी ये सवाल उठा नहीं, और वो पूछना चाह रहे हैं कि हाउ बैड दिस पैंडेमिक कुड अफेक्ट आईटी इंडस्ट्री। वो स्टार्टअप्स के बारे में पूछ रहे हैं, स्मॉल कंपनी और एमएनसीज के बारे में पूछ रहे हैं कि इतना बुरा, कितने बुरे तरीके से आईटी इंडस्ट्री को ये सब कुछ अफेक्ट कर सकता है पैंडेमिक। अंशुमान जी। सिद्धांत, लंबी चर्चा है इस पर, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री, स्टार्टअप और एमएनसी इन्होंने कई सारे अलग अलग जॉनर्स में शामिल कर दिए। एमएनसी है, बड़े कॉर्पोरेट्स की का अलग पर्सपेक्टिव है, स्टार्टअप्स की अलग कहानी है, आईटी इंडस्ट्री की अलग कहानी है। फिलहाल हम भारत में जॉब की दृष्टि से देखें तो स्टार्टअप एक बड़ा सेक्टर थे, जिन्होंने पिछले 5-6 साल 7 साल में, कोविड आने से पहले जो भारत में बेकारी आई थी, उसमें एक उम्मीद स्टार्टअप्स ने जगाई थी। पहले लॉकडाउन के दौरान भारत में बहुत बड़े पैमाने पर स्टार्टअप बंद हुए, या तो उनके कारोबार सिमट गए या उनकी फंडिंग बंद हो गई, और जो फंडिंग उनके पास आती थी, जो स्टार्टअप के आइडिया में निवेश करते थे, वो फंडिंग बंद हो गई। धीमे धीमे भारत की इस पूरी की पूरी लॉकडाउन और इकोनॉमी की मंदी ने भारत के स्टार्टअप स्पेस को धीमे धीमे घुमाकर 2 जगह ले जाकर सेंट्रलाइज कर दिया है। इस पर हम आगे कभी डिटेल में बात करेंगे। एक फिनटेक है और एक ऑनलाइन एजुकेशन है। ये 2 ऐसे सेगमेंट हैं जहां हमें स्टार्टअप में सबसे ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई दे रही। बाकी दूसरे जो स्पेस हैं, जैसे ई कॉमर्स है, ऑनलाइन मर्चेंट हैं, सर्विसेज हैं, वहां हमें कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है। हम देख रहे हैं कि कंपनियों का टेक ओवर हो रहा है, कंपनियां बिक रही हैं, कुछ बड़े स्टार्टअप प्लेयर बाजार में है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जियो जैसे, जो छोटी छोटी कंपनियों को टेक ओवर कर रहे हैं। तो स्टार्टअप स्पेस में ये स्थिति, और जब हम इस तरीके का शेक देखते हैं तो इसका बड़ा असर रोजगारों पर पड़ता है। तो 2 सेक्टर ऐसे हैं जहां में एक्टिविटी दिख रही है। बाकी स्पेस में एक बड़े पैमाने पर बहुत सारे स्टार्टअप पिछले साल बंद हुए। उनके पास 45 दिन 50 दिन के फंड थे, वो एक आइडिया के साथ चल रहे थे। एक चीज और समझना जरूरी है तरेश को किसी को भी जानना जरूरी है कि भारत में 90% स्टार्टअप सिद्धांत कंजम्पशन रिलेटेड एक्टिविटीज पर केंद्रित थे, हमारे आपके खर्च से संबंधित। हम टिकट ऑनलाइन खरीदें, हम होटल ऑनलाइन बुक करें, हम खाना ऑनलाइन मंगाएं, हम दवाएं ऑनलाइन मंगाएं, हम गेम्स ऑनलाइन खेलें, हम मूवीज ऑनलाइन डाउनलोड करें, हम वो गतिविधियां ऑनलाइन करें जो भारत के कंजम्पशन एक्टिविटीज से आती हैं। लेकिन चूंकि नौकरियां चली गई, लोगों की तनख्वाहें कट गई, तो ये जितना भी एक्सपेंडिचर इन सारी एक्टिविटीज पे होता था, वो सारा एक्सपेंडिचर रुक गया, और इसलिए स्टार्टअप्स की जो पूरी की पूरी कस्टमर लाइन थी वो कोलैप्स कर गई। अब जो ग्रोसरी स्टोर या ऑनलाइन
ई कॉमर्स कंपनियां हैं, उनके पास केवल बड़ी कंपनियों के पास मार्केट है और वो लिमिटेड ग्रोसरीज, जो मेन ग्रोसरीज हैं, उनको सेल कर रही हैं, ये समझना जरूरी है। आईटी स्पेस में मिक्स पिक्चर है, क्योंकि आईटी स्पेस में के लिए अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जो मंदी खत्म हो रही है वो एक अच्छी खबर है। अब धीरे धीरे एक्सपोर्ट खुलना शुरू होंगे, सर्विसेज के एक्सपोर्ट शुरू होंगे, तो भारत की आईटी कंपनियों के लिए अच्छा मौका है कि वो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जो बढ़ोतरी हो रही है उसके निर्यात का लाभ उठाएं। डोमेस्टिक मार्केट में जो आईटी कंपनियां हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों कंपनियां, उनके लिए ये सही समय नहीं है, क्योंकि मंदी है। हार्ड कंपनियों के एक्सपेंशन रुके हुए हैं, उनका नया निवेश रुका हुआ है। जब तक कंपनियां नई यूनिट नहीं लगाएंगी, नया दफ्तर नहीं खोलेंगी, तब तक उनको नया आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ेगी और नए सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अंशुमान, चलते हैं उस सेक्शन की ओर जहाँ पे बहुत सारे लोग अपने सुझाव और अपने फिल्में क्या क्या देखी, क्या क्या पढ़ा, क्या क्या सुना गुना, सब कुछ के बारे में बातचीत करते हैं। अमोल वो बता रहे हैं कि अर्थात has been a weekly stimulation to my mind. Thank you for such beautiful show. Thank you so much. I would recommend one documentary and one film. The Corporation is a documentary which deals with evils of corporate world. Beautifully done and also freely available on YouTube to watch. अच्छी documentary है। हाँ, देखनी चाहिए, मैंने देखी थी ये documentary। Another one I would recommend is a Marathi film, The Disciple by Chaitanya Tamhane. ये मैंने देख लिया। देखी आपने? नहीं, मैंने नाम सुना था, मैं देख नहीं पाया। ये नेटफ्लिक्स पे है और मैंने रिसेंटली ही देखा अंशुमान जी। ये इनकी बात कर लेते हैं पहले। इट्स नॉट अ कमर्शियल मूवी एंड हैज इट्स शो ओन स्लो पेस लाइक अ क्लासिकल म्यूजिक कंसर्ट, but I would bet if the viewer gives it a time, they are in for a beautiful experience. The director had already made an award feeling film before. कॉर्पोरेट जो है वो तो डॉक्यूमेंट्री है, वो देखी हमने अंशुमान जी। मतलब जिस फिल्म की डिसाइपल की ये बात कर रहे हैं, इसी डायरेक्टर की, चैतन्य की एक फिल्म थी द कोर्ट, आपको याद होगा, आई थी। हाँ, द कोर्ट थी, वो देखी थी। हाँ, जिनके एक्टर की डेथ हुई कोविड से कुछ दिनों पहले। हाँ, कोविड की, जिनके लीड एक्टर की डेथ हुई। कोर्ट मतलब आपको अगर भीमा कोरेगांव का ट्रायल देखना हो अगर सिनेमैटिक तरीके से, या दिल्ली राइट्स 2020 का ट्रायल देखना हो, उसको एक सिनेमैटिक फ्रेम में देखना हो, बार बार जो चीजें सुनने में आती हैं आपको, तो कोर्ट एक अच्छी फिल्म है। अब उन्हीं डायरेक्टर ने बनाई है द डिसाइपल। बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत मतलब मुझे इसलिए भी पर्सनली बहुत अच्छी लगती है क्योंकि मैंने शास्त्रीय संगीत लंबे समय तक पढ़ा सीखा है, तो इसलिए थोड़ी सी और अच्छी लगती है वो देखने में। वो जरूर देखनी चाहिए, नेटफ्लिक्स पे है। इसके अलावा एक दो चीजें और है रिकमेंडेशन में। ये इनका नाम है गुरप्रीत सिंह सोमल। वो बता रहे हैं वॉचिंग रॉटन on Netflix. Rotten. It's a kind of number documentary on food industry. Nicely explains how food industry is changing. Farmers are fading over the year as they are not able to compete with big player companies. A very small portion of profit is given to the actual producer by the industry. Also, quality of food is degrading due to adulterations. मतलब ये भी किस परिप्रेक्ष्य में देखनी चाहिए, क्या बताया जाए? ये मैंने देखी, और इस तरह की आपको नेटफ्लिक्स पे सिद्धांत बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री है, फार्मा इंडस्ट्री के ऊपर, फूड इंडस्ट्री के ऊपर, और यही नेटफ्लिक्स की खूबी है या इन स्ट्रीमिंग की मूवी, क्योंकि ये आपको और किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगा इतना जेन्युइन। और यहाँ में एक डॉक्यूमेंट्री है, डॉक्यूमेंट्री को रिकमेंड करेंगे, वो देखना जरूरी है। मैंने थोड़े दिन पहले उसको देखा था, उसका नाम है सीस्प्रेसी। सीस्प्रेसी, अरे बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री, अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री है, और वो कॉन्स्पिरेसी और सीस्प्रेसी के, और वो प्योर जर्नलिज्म है कि वो जर्नलिस्ट नेटफ्लिक्स पर है, वो नेटफ्लिक्स पे वो जर्नलिस्ट तलाशने क्या निकलता है और मिलता क्या है उसको, और उसको पहुंचता कहाँ है जाकर वो तलाशने निकलता है कि कैसे समुद्र में प्लास्टिक फेंका जा रहा है जिससे समुद्र का फ्लोरा और फौना मर रहा है, और फाइनली वो जाकर यहाँ लैंड करता है कि दुनिया की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, सबसे बड़ी सी कंजर्वेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पीछे दुनिया की सबसे बड़ी सी डिस्ट्रॉइंग इंडस्ट्री खड़ी हुई है, और वो दुनिया में सबसे ज्यादा डॉल्फिन्स का, व्हेल्स का कत्लेआम करती है और उनको मारती। विलक्षण बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट्री है, उसे सीस्प्रेसी को देखना चाहिए हमको। उससे हमें पता चलता है कि हिम्मत के साथ, साहस के साथ वो कैसे काम करते हैं, और उसे क्या क्या फेस करना पड़ता है उस डॉक्यूमेंट्री को बनाते समय, ये भी देखने लायक। जरूर। तो ये था हमारा इस हफ्ते का अर्थात। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। अर्थात अगर YouTube पर देख रहे हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर लाइक कीजिएगा।
अपने सवाल, अपने सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में भी भेजिएगा, ईमेल पता होगा, ट्विटर होगा, डीएम होगा, जहां मिल सके वहां भेजिएगा। छांट छौंट के लाने की कोशिश करेंगे आप सबके लिए, आप सबके सवालों के जवाब। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।